गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपने इतिहास का पार्ट एक, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि फ्रांस में किस तरह की स्थितियाँ थी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये स्थितियाँ जो ठीक नहीं थी। वहाँ का शासक लुई 16वां जो निरंकुश शासक था। समाज में भी समानता नहीं थी, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। और किस तरह से जो है सामंती व्यवस्था थी और गरीब किसानों का और मजदूरों का वो लोग शोषण करते थे। यहाँ तक हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे स्थितियाँ जो है खराब से खराब ही होती गई थी। वहाँ पर शासक की जो है प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था और सामंती व्यवस्था थी जो जो उन पर प्रजा पर जो है कर भार बढ़ाकर उनको लूटती जा रही थी। यहाँ तक कि जब अकाल पड़ जाता या ओलावृष्टि हो जाती तो ऐसे समय में जनता के लिए पाव रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी, यानी 2 समय का भोजन भी वो नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में फ्रांस की जनता जो है अपने राजतंत्र यानी अपने शासक के प्रति बहुत क्रोधित थी। और अब वो क्रांति की शुरुआत करती है कि कैसे फ्रांस की क्रांति हुई। तो क्रांति से पहले की स्थितियां हमने देख ली कि कैसी स्थितियां थी। क्रांति होना असंभव थी। ऐसी स्थितियों में जनता कब तक सहन करती। ठीक है, तो अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत। तो देखो क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया भी था कि किस तरह से जो है ये लुई 16वां था जो निर्दोष लोगों को जेल में डाल रखा था। और कैसे जो है वो बेस्तिल के दुर्ग में टेनिस कोर्ट की शपथ, ये सारा मैंने थोड़ा आपको परिचय करवाया था। तो अब हम शुरू से देखते हैं कि कैसे क्रांति की शुरुआत हुई। देखो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। किन कारणों से बढ़ा दिए थे कि युद्ध के बार बार युद्ध के कारण जो है कर्ज में दबा हुआ था लुई 16वां, ये हमने देखा। और शान शौकत में भी वो बहुत पैसा खर्च कर रहा था, इसलिए जो है उसको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इसलिए उसने जनता पर कर भार बढ़ा दिया। लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। ये लुई 14 16 14 से ही हालत खराब होने लग गई थी फ्रांस की। तो पहले जो फ्रांस के सम्राट था वो सम्राट थे वो जो अपनी मर्जी से जनता पर कर नहीं लगा सकते थे। वहाँ एक जो है राजा को प्रतिबंधित करने वाली एक सभा होती थी, एस्टेट जनरल। उसमें बैठक होती, उसमें जो है प्रस्ताव पारित होता और जब सब लोग चाहते तभी जो है राजा कर लगा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कितने ही सालों तक उस एस्टेट जनरल की बैठक ही नहीं बुलाई। अब हम देखेंगे आगे। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। एस्टेट जनरल क्या थी। फ्रांस में एक राजनीतिक संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो प्राचीन राजा लुई 16वां से पहले के थे ना, लुई 14वां तक, किससे पहले के राजा 14वां भी निरंकुश ही था। तो उससे पहले के जो प्राचीन राजा थे फ्रांस के, वो तो एस्टेट जनरल की सहमति से ही जनता पर कर भार बढ़ाते थे। और एस्टेट जनरल क्या थी। फ्रांस की एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब देखो आप, ये जो है इस तरह से सम्राट, वैसे तो तीनों स्टेट से प्रतिनिधि वहां जाते थे, लेकिन बैठक कब बुलानी है ये जो है सम्राट ही तय करता था। तो ये जो सम्राट लुई 16वां 15वां 14वां ये आए ना, इन्होंने बैठक बुलाई नहीं। अंतिम बैठक कब बुलाई गई 1614 में, यानी करीब 70 साल से भी ज्यादा हो गए कि इन्होंने बैठक बुलाई ही नहीं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 15 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके
अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। देखो अब क्या हुआ, 1614 में बैठक बुलाई थी फ्रांस के किसी शासक ने, उसके बाद स्टेट जनरल की बैठक किसी सम्राट ने बुलाई ही नहीं। अब फ्रांस जो लुई 16वां था वो जनता पर करभार बढ़ाता जा रहा था और जनता में आक्रोश हो गया था। तो जो है लुई 16वां पर दबाव बनाया गया कि वो स्टेट जनरल की बैठक बुलाए, और उसका एक वित्त मंत्री था, उसने भी सलाह दी थी लुई 16वां को कि आपको बैठक बुला लेने में ही फायदा है, नहीं तो जनता क्रांति कर देगी। तब लुई 16वां ने जो है 5 मई 1789 को और नए करों के प्रस्ताव के लिए, और कर लगा रहा था ना, तो जनता ने विरोध कर दिया उसका, तो उसके लिए जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। प्रतिनिधि चले गए वहां पर, प्रथम और द्वितीय स्टेट से 300 प्रतिनिधि थे और तृतीय स्टेट से 600 प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन उसमें भी जो तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे लोग थे ना, वो ही उस सभा में भाग ले सकते थे। किसान और मजदूर वर्ग, औरतें, ये जो है उस सभा में भाग नहीं लेती थी। जो तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे वो व्यापारी, शिक्षक, वकील, वो वर्ग थे ना, वो जो है किसानों की और मजदूरों की मांगे वहां पर ले गए थे, पत्र ले गए थे, शिकायतें और मांगों की सूची बनाकर वहां ले गए थे। 40,000 पत्र ले गए थे वो जनता के। अब देखो कैसे होती है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ऐसा ही था पहले कि प्रत्येक वर्ग एक मत देगा। तो ऐसे में क्या होता था, 3 ही तो वर्ग थे, 3 वर्ग थे, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दे देते किसी भी पक्ष में, 2 मत वो हो जाते, बेचारे तीसरे स्टेट का तो एक ही रह जाता, इसलिए हमेशा उनकी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब इस बैठक में जो है लोगों ने मांग की कि एक वर्ग का एक मत नहीं होना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का मत होना चाहिए। जिसने स्टेट जनरल की बैठक में भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे, ऐसी मांग इन्होंने की लोगों ने। तो देखो क्या होता है, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लुई 16 तो यही चाहता था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक, अंडरलाइन करो यहाँ पे आप अपनी बुक में, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जरूर आता है। जो लॉक की पुस्तक भी आई थी, मॉन्टेस्क्यू की भी आई थी, पीछे हमने पढ़ा, उसमें इनके लेखकों के नाम और पुस्तक का नाम आप लिख के याद करोगे, लिख लेना, होमवर्क का आपका ये। तो रूसो की पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था कि ऐसा होना चाहिए, एक वर्ग का एक मत न होकर जो है किसका मत होना चाहिए, सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मत होना चाहिए, वोट डलना चाहिए। तो सम्राट ने इसका विरोध कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। तीसरे स्टेट की भी यही मांग थी, तीसरे स्टेट के जो 600 व्यक्ति सभा में थे उनकी भी यही मांग थी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना, एक वोट होना चाहिए। मत यानी वोट ही होता है, ठीक है। तो रूसो ने भी अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही प्रस्तुत किया था और सम्राट ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और वो सभा से बाहर आ गए। आगे देखो, तीसरे स्टेट के जन प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून, ये मैंने आपको परिचय में बताया, 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई ना, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं कर लिया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये टेनिस कोर्ट की शपथ है। यहाँ पर तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उनकी मांग सभा में नहीं मानी गई, तो वो जो है सभा से बाहर निकल गए और वहीं पर जो है एक टेनिस कोर्ट, टेनिस खेल खेलते हैं उसका कोर्ट बना होता है ना, वहीं पर इकट्ठे हुए 20 जून को, और उन्होंने जो है वहाँ शपथ ली कि नेशनल असेंबली हम जो है
उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली। ये शपथ देखो, टेनिस कोर्ट की शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला हम संविधान तैयार नहीं कर देंगे, हमारी असेंबली भंग नहीं होगी। हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि शासक को उस संविधान के अनुसार शासन करना होगा और वो संविधान जो है शासक पर, राजा पर नियंत्रण रखेगा। जब तक हम ऐसा संविधान तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी असेंबली भंग नहीं होगी। ये नेशनल असेंबली बना ली। तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने, उनका नेतृत्व देखो, नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया? उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, कुलीन वर्ग में हुआ था, लेकिन वो जो है तीसरे स्टेट के लोगों का समर्थक था। कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। कौन? मिराबियो, जो कुलीन परिवार से था। आगे देखो, उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी। वर्साई शहर का नाम है। आप सोचो वर्साई क्या है? फ्रांस का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर राजा यहीं रहता है, वर्साई में शासक जो होता है। उसने एक पत्रिका निकाली और व्यवसाय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिए दूसरा कौन था नेतृत्व करने वाला है नेशनल असेंबली का? मिराबियो और एक आबेसिए, मूलतः पादरी था, यानी कुलीन वर्ग प्रथम स्टेट का था मिराबियो थे, और आबेसिए जो पादरी थे यानी द्वितीय स्टेट का था। और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट रखी। उसने, आबेसिए ने एक पत्रिका निकाली, तीसरा स्टेट क्या है, यानी समानता होनी चाहिए। इसने, आबेसिए ने कहा कि तीसरा स्टेट क्या है, इस तरह लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों हो रहा है। ऐसे इस शीर्षक से जो अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका उसने निकाली। उसने किसने? आबेसिए ने। देखो अब आगे, यहाँ ये देखो, ये आपके इसी का है। देखो एक बार, हाँ ये चित्र, ये है आपके एक विशाल पेंटिंग के जरिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती लेखांकन है। ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये तस्वीर थी, इसके माध्यम से बताया जा रहा था कि किस तरह से जो है ये कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये लोग जो है लोगों का शोषण करते थे और लोग जो है इस तरह विरोध कर रहे थे, और ये अपनी शान शौकत से ही इनको फुर्सत नहीं थी। ठीक है, ये यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें देखो आप थोड़ा सा क्रियाकलाप। तृतीय स्टेट की प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेइली, इस पे भी अंडरलाइन करो, असेंबली का अध्यक्ष कौन था? बेइली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेइली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेइली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? एक क्रियाकलाप है, इसमें जो है ये टेबल के ऊपर खड़ा है, ये बेइली तृतीय प्रति जो स्टेट थी उसका जो है अध्यक्ष है। ये थी ना तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य मेज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, और असेंबली का अध्यक्ष कौन है? बेइली, जो हाथ उठाकर शपथ ले रहा है। क्या शपथ? कि हम जो है फ्रांस का संविधान बनाएंगे, नया संविधान तैयार करेंगे। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ये शपथ ले रहा है। ठीक है, आगे देखो, ये टेनिस कोर्ट की शपथ, ये लिखा ना चित्र 5 में, टेनिस कोर्ट की। ये तृतीय स्टेट के लोग हैं ये सारे, और किस तरह से जो है ये एक दूसरे को बोल रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमारा इस तरह से शोषण होता है, हम अब इसका विरोध करेंगे और फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। आगे देखो, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बेस्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानबुद्ध कर दिया था। हमने शुरुआत, पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, ये 14 जुलाई 1700 निवासी को किस तरह से जो है फ्रांस, वहाँ ऐसी अफवाह फैल गई कि जो है सम्राट लुई 16वां जो है सेना को आदेश देने वाला है। तो ऐसा सुनकर जो है लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हो गए और वो हथियार जुटाने लग गए और बेस्तिल के दुर्ग पर उन्होंने धावा बोल दिया था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू
हो गई थी। तो यही जो पाठ की शुरुआत में थी वो यही बात है। ठीक है, आगे देखो। बेस्तिल के दुर्ग को उन्होंने दीवारें ढा दी थी और वहां से कैदियों को छुड़ा लिया था। वहाँ कमांडर भी मारा गया था, ये शुरू शुरू में पढ़ा था हमने। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू होती है? 14 जुलाई 1789 को, बेस्तिल के दुर्ग के पतन के बाद ही, पतन से ही शुरू हो जाती है। आगे देखो। देहाती इलाकों में गांव गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरों के गृह बुला लिए हैं, जो कि पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बलेचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अब 14 जुलाई से बेस्तिल के दुर्ग का जो है विध्वंस किया, वहीं से क्रांति शुरू हो जाती है। और ये क्रांति जो है पहले तो जैसे शहर में फैली थी वर्साई में, फिर गांवों में, देहाती इलाकों में भी ये अफवाह फैल गई कि जो जागीर के मालिक है, जमींदार लोग, जहाँ किसान मजदूर लोग काम कर रहे थे ना, तो ये अफवाह फैल गई कि अब वो जागीर और मालिक लोग जो है लठे तो और लुटेरों को बुला के जो है मजदूर किसानों को की हत्या करवाएंगे और जमीन को अपने कब्जे में करेंगे। तो इन लोगों ने, किसानों मजदूरों ने पहले ही जो है इस डर से आक्रांत होकर किसानों ने, इन्होंने कुदालों और बलेचों से ग्रामीण किलों को तोड़ दिया और उनको, ये जो कुलीन वर्ग के अमीर लोग, जागीरदार लोग वहाँ थे गाँवों में, तो उनका शोषण करते थे, उनको वहाँ से भगा दिया। ये अफवाह फैल गई कि लुटेरे आने वाले हैं तुम्हें मारने के लिए, तो वो पहले ही शुरू हो गए। कहाँ के? देहाती इलाकों के गांव के लोग। और उन्होंने कुलीनों को बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर वहां से कुलीन लोग क्या हुए? भाग गए। कई तो दूसरे देश ही चले गए। ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अब इस तरह की स्थिति देखकर लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और नेशनल असेंबली को संविधान बनाने के लिए छूट दे दी कि हाँ तुम संविधान बनाओ, और जिस तरह का संविधान तुम बनाओगे वैसे ही जो है फ्रांस का शासक जो है शासन करेगा। संविधान का अंकुश होगा राजा पर, इस बात को भी मान लिया। सत्ता पर जो है अब से संविधान का अंकुश होगा, राजा संविधान के अनुसार शासन करेगा। ये बात किसने मान ली? लुई 16वां ने। क्यों मान ली? जनता के विद्रोह को देखकर। अब आगे देखो फिर क्या होता है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। सामंती व्यवस्था जो थी ना, उनको करों में लूटते थे गरीब किसानों को, उनको। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली जो थी वो संविधान बना रही थी, उसने एक नियम बना दिया कि जो है करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था है उसको हटाया जाए। सामंतों को हम कर नहीं देंगे। सामंती व्यवस्था का जो को नष्ट कर दिया, हटा दिया। फ्रांस के शासन से सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया, यानी हटा दिया। ऐसा आदेश जो है संविधान में पारित कर दिया असेंबली ने। आगे देखो। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने पर विवश कर दिया। पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो कर नहीं देते थे, इस तरह के थे ना समाज में, उनके विशेषाधिकारों को भी जो है छोड़ने के लिए उनको विवश कर दिया कि पादरी लोगों का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, फ्रांस में सभी नागरिक समान होंगे। धार्मिक कर समाप्त कर दिया। कौन सा था धार्मिक कर? टाइद। टाइद था ना धार्मिक कर, जो चर्च में लिया जाता था। धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। चर्च के स्वामित्व वाली जो संपत्ति थी, बड़े बड़े खूब सारी जमीन चर्च ने अपने अधिकार में कर रखी थी। बेचारे गरीब किसान मजदूर उस पर मेहनत करते और मेहनत का फल जो है उनको, पादरियों को और उनको मिल जाता था। वो उनको चर्च में जमा करानी पड़ती थी जो उपज होती थी, और वो ऐसे ही रह जाते थे। तो चर्च की संपत्ति वाली जो स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको भी सरकार ने जब्त कर लिया और 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई इस तरह से। अब देखो आगे। अगला है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसको अपन अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक ही रखो, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। इसमें आपको कोई समस्या हो तो देख लो। ये भय की लहर हो गई, मानचित्र है ये आपके फ्रांस का।
इसमें अलग अलग देश, पड़ोसी देश भी है। ये तीसरे स्टेट के लोग हैं जो टेनिस कोर्ट में हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ ले रहे हैं। ये क्रियाकलाप आपने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक का देख लेना आप। अब है ये अगला कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जैसे वो नेशनल असेंबली बनी थी और संविधान बन रहा था ना, तो उसमें जो है नेशनल असेंबली ने अपना संविधान बना दिया और 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। देखो शायद मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, उसमें 1700 की जगह 1900 लिखा हुआ है, तो आप नोट्स में सही कर लेना बेटा। 1700 ये है ना, 1791, 1764, 1900 कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कल जो मैंने नोट्स भेजे उनमें 1900 की जगह आप 1700 कर लेना, ठीक है। इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे।